हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और इस पर हम डिटेल में एक और वीडियो भी बनाएंगे, बट इस वीडियो में हम जस्ट इसकी वर्किंग मैकेनिज़्म पर बात करेंगे। और हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इसके यूसेज है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट आपको एक आइडिया देंगे कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ अ टेक्नीक विच वी यूज़ टू फाइंड द, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है। फाइंड द स्ट्रक्चर एंड फाइंड द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, या हम कह सकते हैं ना कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो, ठीक है जी, तो उसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से, और उसकी कंपोजिशन यानी उसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट है, उसको भी आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो इसका अहम यूसेज है, जो मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, तो इसकी मदद से हम जो आइसोटोप्स है ना, जो आपके बुक में ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र है, वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके अलावा इसके और यूजेस भी हैं, जैसे कि हम इससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। डीएनए का स्ट्रक्चर भी आप मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, उनका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके अलावा कोई भी दूसरा अननोन कंपाउंड हो, ठीक है जी, अननोन कंपाउंड, उसकी भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसकी यूजेस हैं। एंड इसको जो है ना समझना भी बड़ा एक ट्रिकी है, बट यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे मेन इसकी वर्किंग पर, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका पहला इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जी इसके प्रिंसिपल की, ठीक है जी, वही जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की ये इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? किस बेस पे काम करता है? सो बेसिकली हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, एक तरीके का डिवाइस है। मैं अगर यहाँ पर आपको बनाऊँ, ठीक है? तो इसको ज़रा इस तरह से हम बनाते हैं, सॉरी, इसको ज़रा ज़्यादा हम, चलो हम यहाँ बनाते हैं। इस तरीके का एक डिवाइस होता है, ठीक है जी? सिमिलर टाइप का होता है, और इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, ठीक है जी। और यहाँ से जो है ना आपके पास जो भी कंपाउंड है ना, उसको हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है, जो कि इसको स्पीड अप करता है। तो यहाँ से ये आयनाइज़ हो जाता है, आयन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ से ये मुड़ के ना इस तरह से, ठीक है? यहाँ से मुड़ के यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है, उस पर डिटेक्ट हो जाता है। तो इसकी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो 3 इसके बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हैं, या इसके प्रिंसिपल है। सबसे पहले, कोई भी कंपाउंड हो, उसको आयनाइज़ किया जाता है, ठीक है? प्रिंसिपल की हम बात करें, आयन में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज में उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या किया जाता है, इसको इस पूरे जो है ना डिवाइस से गुज़ारा जाता है, ठीक है? इसको कहते हैं ना मास एनालाइज़र, एनालाइज़र। मास एनालाइज़र से इसको गुज़ारा जाता है। एंड थर्ड स्टेप इसकी होती है, वो है डिटेक्शन। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है वर्किंग प्रिंसिपल में, कि कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है? उसको आयनाइज़ किया जाता है, फिर उसको इस मशीन से गुज़ारा जाता है, मास एनालाइज़र से, एंड एंड में यहाँ पर डिटेक्टर में उसको डिटेक्ट किया जाता है, और इस तरीके से ये पूरा काम करता है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का मकसद भी है, ठीक है? इसकी वर्किंग समझाना होता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है जी? वर्किंग, तो वर्किंग में अभी हमने बताया था, जो 3 स्टेप यहाँ बताए ना, इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को आयनाइज़ किया जाता है। पहला स्टेप है हमारे पास आयनाइज़ेशन का। इससे क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, ठीक है जी? तो सोडियम को Na+ फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है।
अगर कार्बन है तो C+ फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोजन है तो H+ फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, अगर CH4 है ना तो इसको CH4+ की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी सबको, हर एक जो मॉलिक्यूल या फिर एटम है उसको आयन में कन्वर्ट किया जाता है। और उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेज़र की मदद से भी किया जाता है, या फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसको EI कहा जाता है, ठीक है जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इसको इस कंपाउंड के ऊपर, इस सैंपल के ऊपर गिराया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या लेज़र, एक यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको यहाँ से नॉक आउट कर देता है, निकाल देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होती है ना तो उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से ये आयनाइज हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास जो दूसरा अहम स्टेप आता है वो है सेपरेशन का, ठीक है। सेपरेशन से क्या मुराद है, अब मिसाल के तौर पर आयन में तो कन्वर्ट हो गया, सारे आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इन आयन्स में अगर हम बात करें ना, देखो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट हर एक का मास डिफरेंट है ना। जैसे कि सोडियम का अलग मास है, ठीक है, इसका है 23, कार्बन का है 12, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का है 1, CH4 कितना है, कार्बन का 12, 13, 14, 15, 16। तो हर एक का जो मास है ना, चार्ज तो सब पे सेम है, प्लस 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 1, ठीक है, लेकिन हर एक का मास डिफरेंट है। तो मास टू चार्ज रेशो हर एक का डिफरेंट आएगा ना। जैसे इसका 23/1 आएगा, इसका 12/1 आएगा, इसका 1/1 आएगा। तो हर एक का जो मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका उससे कम है। तो हर किसी का मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट होता है। तो इन सब को इनके मास के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर जो मैंने ऊपर दिखाया था अभी आपको, यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ना, वो क्या करता है, इन तमाम चार्ज को एक दूसरे से, ठीक है, एक्सलरेट करता है, यानी स्पीड उसका यहाँ से इंक्रीज किया जाता है। और जो ही यहाँ मैग्नेट के पास से ये गुजरेंगे ना, तो ये क्या करता है, मैग्नेट इनके चार्ज और मास के हिसाब से इनको सेपरेट करते हैं। तो हर एक यहाँ से अलग 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 फ्रेगमेंट्स में अलग अलग रास्तों से ट्रेवल करता हुआ एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। एंड इस होल प्रोसेस को कहा जाता है आयन सेपरेशन, या फिर सिंपल आप इसको सेपरेशन भी कहेंगे, ठीक है। अब जब ये सारे सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो, ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है वो हमारे पास क्या है, इसका जो सबसे अहम पार्ट है वो है डिटेक्शन। अब डिटेक्शन से क्या मुराद है, अब देखो हर एक का मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट है, तो हर एक अलग अलग रास्ते से ट्रेवल करता हुआ, अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, ठीक है, हर एक अलग रास्तों से ट्रेवल करता हुआ क्या होगा, जैसे कि यहाँ से एक ट्रेवल करता हुआ आएगा, यहाँ से एक ट्रेवल, तो हर एक अलग अलग जगह पर डिटेक्ट हो जाएगा। हर एक अलग अलग जो है ना डिटेक्टर में अलग अलग जगह पर जाके लगना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मास। जिसका वजन कम होता है वो जल्दी ट्रेवल करके लग जाएगा, जल्दी मुड़ के आ जाएगा। जिसका मास ज़्यादा होता है उसको मुड़ना मुश्किल होता है तो वो स्लोली ट्रेवल करता हुआ आएगा, बाद में डिटेक्ट हो जाएगा। तो हर एक की डिटेक्शन अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पर डिटेक्टर जो लगा होता है वो इसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है जी। अब डिटेक्टर क्या करेगा, हर एक के मास के हिसाब से हमें इस तरह से ग्राफ बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मास कम था, पहले डिटेक्ट हो गया तो यहाँ बन गया, फिर दूसरे के यहाँ बन गया, तीसरे का यहाँ बन गया, तो अलग अलग हमें स्पेक्ट्रम बना के ये दिखाता है। और इसमें हम कैसे रीड करेंगे, इधर मास टू चार्ज रेशो आएगा ना, जिसका मास कम है वो पहले, जिसका मास ज़्यादा है वो बाद में। और यहाँ पर जो जो पीक है ना, ये एक्स एक्सिस पे तो आ गया मास टू चार्ज रेशो, वाई एक्सिस पे क्या आता है, इसकी अबेंडेंस। अबेंडेंस से क्या मुराद है, उसकी तादाद। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा है ना तो ये बहुत ज़्यादा पीक बनेगा। अगर यहाँ पर सोडियम की तादाद कम है तो इसका पीक कम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी उसकी तादाद है उसी हिसाब से पीक बनेगा, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके बाकायदा ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करके हमें दिखाता है। अब जब हमारे पास ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके हमें ये जब ये बना के देता है ना, तो लास्ट स्टेप आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं लास्ट स्टेप को, हमारे पास होता है डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसको कहा जाता है डेटा एनालिसिस। यानी अब हमने क्या करना है, आखिर में इसको रीड करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हमें ये बताएगा कि कौन सा जो हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल है कहाँ पर डिटेक्ट हुआ है, उसका चार्ज यानी मास हमें फाइंड हो जाएगा। और साथ ही साथ
उसकी अबंडेंस, उसकी तादाद भी मालूम हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी एटम का पता कर सकते हो। और साथ ही साथ जो हमारे बुक के हवाले से ना यहाँ पर आइसोटोप्स की बात हो रही है, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आपको दे दें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की 2 आइसोटोप्स होती है ना, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। मास 35 है, मास 37 है। तो 35 मास का में तो पहले डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और इसका एक पीक 35 पे बनेगा और इसकी जो एबंडेंस है ना, तादाद बहुत ज़्यादा होती है ना, तकरीबन 75%। तो ये लंबा पीक बनेगा। और क्लोरीन 37 जिसका मास 37 होती है ना, इसकी एबंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? हमारे पास इसकी तादाद कितनी है? 24%, ठीक है जी? तो ये 24% पे हमारे पास इसकी एक छोटी सी पीक बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये कंफर्म करता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का नाम है 35, एक का नाम है 37। अगर और भी आइसोटोप होता तो उसके भी हमें पीक्स नज़र आता। तो इस तरीके से आप कोई भी आइसोटोप्स हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसकी जो वर्किंग है ना, उस पर हम मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाएँगे कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो। बट इस वीडियो का मकसद था कि हमने बताना था कि हम किस तरीके से आइसोटोप को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।